नमस्कार साथियों, मैं आज गौरव स्वागत करता हूं आपका सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन के इस ऑफिशियल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों, परीक्षा अध्ययन की सीरीज जो थी हमारी, या जो हमारी डिस्क्रिप्टिव एग्रीकल्चर की जो क्लासेस चली आ रही थी, उनकी में आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है बच्चों खाद, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों इंग्लिश में मैन्योर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है बच्चों ये, किसान की नजरिए से भी, खेती करने के नजरिए से भी, और आपकी पढ़ाई आपके एग्जाम के नजरिए से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो चैप्टर बन जाता है। इसलिए आपको इसको ध्यान से पढ़ना है। खाद क्या होती है, कैसे इसको बनाते हैं, खाद डालने से हमको क्या मिलता है, कब हमको खाद डालनी चाहिए, किस खाद में कितना क्या पाया जाता है, कौन सी खाद सबसे अच्छी होती है, कौन सी खाद बच्चों कितने दिनों में बन के तैयार हो जाती है। किसान भाइयों और अपने कृषि वाले छात्र दोनों की महत्वपूर्ण या जो पेपर या फिर आपको किसानी में खेती या फसल उत्पादन दोनों की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आजकल क्या है बच्चों, हमारी कंट्री में जैसे आपको पता है ऑर्गेनिक या जैविक खेती का प्रचलन बढ़ रहा है, या सरकार भी जैविक खेती या ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दे रही है। उसी में बच्चों अगर जैविक खेती में हम उतारू होते हैं तो हमारा जो एकमात्र सोर्स बचता है बच्चों, या जो सबसे अच्छा स्रोत बचता है किसका, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने का खेतों में, वो बनता है बच्चों हमारा कौन सा, खाद। तो हम देखते हैं बच्चों खाद को कैसे बनाते हैं, कैसे तैयार करते हैं, इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है चैप्टर में, क्या आपकी समझने की है, क्या आपको याद करने की है, सारी चीजें हम देखते हैं। चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बच्चों आपका आता है, सबसे पहले जो आता है वो है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, या जैसे हम बोलते हैं बच्चों बहु विकल्पीय प्रश्न। सबसे पहले अगर हम प्रश्न देखें तो कि खेत में गोबर की खाद डालने का उचित समय क्या है। गोबर की खाद मतलब तो आप समझते होंगे बच्चों, जो हम पशु हमारे घर में पाले जाते हैं, या जो डेयरी पे या जहाँ भी क्या है गौशालाएं बनी हुई है, वहाँ पे जो पशु पाले जाते हैं, तो उनसे हमको क्या है बच्चों बहुत अत्यधिक मात्रा में गोबर प्राप्त होता है। तो उस गोबर से हम कैसे खाद बनाते हैं, और उस खाद से जो बनती है बच्चों उसको हम कैसे खेत में डालते हैं और कब खेत में डालते हैं। तो वहीं से क्वेश्चन पूछा गया है कि गोबर की खाद है उसको डालने का खेत में उचित समय कब है। पहले अगर हम इसकी पॉइंट की बात करें तो क्या फसल बुवाई से 1 से 1.5 महीने पहले हमको उसको डाल देना चाहिए। दूसरा क्या बच्चा, फसल की बुवाई से 1 से 1.5 महीने बाद, या फसल बुवाई के समय, या फूल आते समय। इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो जो प्रॉपर टाइम कब है बच्चों, काउ डंक, या जैसे हम क्या बोलते हैं काउ डंक मैन्योर, क्या बोलते हैं इसे हम, काउ डंक मैन्योर या गोबर की खाद, ऐसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, गोबर की खाद, काउ डंक मैन्योर को डालने का फील्ड में सबसे अच्छा समय कौन सा है। तो पहले अगर हम बात करें कि 1.5 मंथ बिफोर द सोइंग ऑफ द क्रॉप, मतलब सोइंग ऑफ द क्रॉप से 1 से 1.5 महीने पहले। दूसरा ऑप्शन आ जाता है 1 मंथ आफ्टर द सोइंग ऑफ द क्रॉप। तीसरा जाता है एट द एंड ऑफ द सोइंग और एट द टाइम ऑफ द सोइंग, और चौथा जाता है एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग। आपने जो जो आपको पता है बच्चों, वो अपने जो क्वेश्चंस हैं या जो आंसर है वो अपना कमेंट बॉक्स में जरूर उसको क्या करें बच्चों, अपना लिखें। इसको हम अगर आंसर की बात करें तो बच्चों, तो इसका आंसर जो हमारा बनता है वो अपना बनता है कि गोबर को खाद को डालने का उचित समय क्या है बच्चों, फसल बुवाई से 1.5 माह पहले। क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चों ये, होता क्या है कि आप क्या करते हैं, आपकी जो गाय या काऊ या भैंस जो भी आपके पशु हैं उनसे निकलने वाले वेस्ट को, या जो गोबर होता है बच्चों, उनको हम क्या कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं। फिर कुछ समय बाद इसमें क्या है बच्चों, ये जो ढेर है इसमें बहुत सारे सूक्ष्म जीव जो हैं वो इसको क्या करते थे बच्चों, सड़ा गड़ा देते हैं। क्या कर देते हैं, सड़ा गड़ा देते हैं। जो भी आपका ऑर्गेनिक मैटर है बच्चों, जो भी आपका ऑर्गेनिक या जो भी आपका इसमें गोबर वगैरह है उसको सड़ा के वो क्या कर देते हैं बच्चों, एक तुम्हारे आपकी खाद में या फिर उसको हम मैन्योर में परिवर्तित कर देते हैं। फिर इसको क्या करते हैं बच्चों, हम ट्रैक्टर के माध्यम से उठा के अपने क्या करते हैं बच्चों, खेत में फैला देते हैं। अब खेत में फैलाने के बाद ऐसा नहीं है बच्चों कि आपने उर्वरक जिस तरीके से डाले, उर्वरकों को आपने खेत में डाला और तुरंत उसमें से क्या होंगे बच्चों, पोषक तत्व निकल जाएंगे। उर्वरकों को जैसे ही आप खेतों में डालते हैं उनमें तुरंत पोषक तत्व निकल के और किस में, जड़ों में जाके पौधों को लग जाते हैं। बट अगर इस उर्वरक क्या है बच्चों, उर्वरक किस में बनते हैं, फैक्ट्री में बनते हैं। तो इनको हम उस तरीके से बना सकते हैं कि हमको कैसे बनाना है कि कितने जल्दी हम इनको क्या कर सकते हैं, ताकि ये पौधों को क्या दे सकें, पोषक तत्व दे सकें। बट अगर हम एक खाद की बात करें बच्चों, तो खाद ऐसा नहीं है कि एकदम से पौधे के लिए लग जाए। खाद को पहले क्या करते हैं, आप पूरे खेत में फैलाएंगे। खेत में फैला करने के बाद जो खेत में या मृदा में पाए जाते हैं बच्चों आपके सूक्ष्म जीव, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये माइक्रोनिज्म क्या करते हैं बच्चों, इस खाद पे खा के और इसको हम सड़ा के क्या करते हैं बच्चों, वो एक आपकी इनमें से जो पोषक तत्व पाए जाते हैं उन पोषक तत्वों को क्या करते हैं बच्चों, बाहर निकाल के मृदा में पोषक तत्व छोड़ देते हैं। और फिर इन पोषक तत्वों को क्या करते हैं बच्चे, पौधे ले लेते हैं। तो ये वाली जो प्रक्रिया है ना बच्चों, इसमें लगता है आपका समय। इसमें समय, अगर हमको पता है कि आज आपको फसल लगानी है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो प्रोसेस है ये सूक्ष्म जीवों की, ये कितने दिनों में होनी है। तो मान लीजिए ये होती है बच्चों 1 से 1.5 महीने में। कितने में बच्चों, 1 से 1.5 महीने में। अगर आज आपको क्या करना है बच्चों, फसल लगाना है, उससे 1 से 1.5 महीने पहले आप क्या करेंगे, खेत में गोबर की खाद डाल देंगे।
अब ये जो समय है अपना 1 से 1.5-2 महीने दिया हुआ है, इसमें ये सूक्ष्म जीव जो रहेंगे बच्चों, इसको पूरी तरीके से सड़ा के और इसमें से जो पोषक तत्व हैं वो क्या करेंगे बच्चों, मृदा में उपलब्ध करा देंगे। और फिर मृदा में उपलब्ध होंगे तो ये पौधे को लगने लगेगा। क्योंकि जिस समय आप पौधे को लगाएंगे बच्चों, उस समय उसको खाने के लिए कुछ चीजें, उसके भोजन के लिए कुछ ना कुछ पोषक तत्व जरूरी है, जो उसको पौधे ग्रहण करेगा और अपनी क्या करेगा बच्चों, भोजन की प्राप्ति या ऊर्जा की प्राप्ति करेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, गोबर की खाद को लगभग 1 से 1.5 महीने पहले, किसके 1 से 1.5 महीने पहले बच्चों, फसल बुवाई से, आज अगर आपको बोनी है, आज आपको सोइंग करनी है, उससे 1 से 1.5 महीने पहले आप गोबर की खाद को लाके खेत में फैला देंगे। 1 से 1.5 महीने में क्या होगा बच्चों, वो सड़ के और अच्छे से वो एक खाद में परिवर्तित होके उसमें से न्यूट्रिएंट निकल के पौधे को लगने लगेंगे। उस तब हम क्या करेंगे, उसकी पौधे की जो है वो बुवाई कर देंगे। ये आपका था पहला क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि बच्चों आपको समझ में आया होगा। प्रॉपर टाइम ऑफ एप्लीकेशन ये आपने यहाँ से देख लिया है कि अगर हम बात करें तो 1.5 मंथ बिफोर द सोइंग ऑफ द क्रॉप, मतलब फसल की बुवाई से 1 से 1.5 महीने पहले हमको क्या करना चाहिए, गोबर की खाद खेत में फैला देनी चाहिए या डाल देनी चाहिए। अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें, दूसरा क्वेश्चन आपका आता है, हरी खाद बनाने में निम्नलिखित में से कौन सी जो फसल है वो सर्वोत्तम मानी जाती है। मतलब अगर आपको ग्रीन मैन्योर क्रॉप बनानी है तो आपको कौन सी फसल जो है वो सबसे अच्छी मानी जाती है। अब फसल कौन सी अच्छी मानी जाएगी बच्चों, ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप के लिए बच्चों ऐसी फसल अच्छी मानी जाएगी जिनसे हमको जो उसकी बायोलॉजिकल यील्ड है, या मतलब जिसमें से ज्यादा हमको क्या हो बच्चों, ज्यादा हम जिसे आप बोलते हैं क्या, पौधे का वजन, या पौधे में जो आपके मान लो ज्यादा पत्तियां मिले, ज्यादा आपको तना मिले, है ना। अगर ये चीजें ज्यादा आपको मिलेंगी पौधे से, तो ये ज्यादा रहेंगी तो बच्चों ये मृदा में ज्यादा मात्रा में मिलेंगी। ज्यादा मात्रा में मिलेंगी तो जो जैसे मैंने बताया था, मैंने सूक्ष्म जीव रहेगी इनको ज्यादा सड़ाएंगे, और ज्यादा सड़ाएंगे तो इसमें से क्या मिलेगी हमको, ज्यादा उर्वरक मिलेंगे या ज्यादा पोषक तत्व मिलेंगे। तो ऐसी हमारी कौन सी फसल आ जाती है बच्चों, जो क्या है सर्वोत्तम मात्रा में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी खाद बनाने के लिए सर्वोत्तम या सबसे अच्छी मानी जाती है। तो इसके लिए कौन सा आंसर होगा बच्चों, जिसको आता है वो अपना आंसर वो है जो कि वो कमेंट बॉक्स में पिन करें। अब हम देखते हैं बच्चों इसका आंसर। तो इसका आंसर जो है वो है हमारा सनई, या जिसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्रोटोल्यूरिया जेंसिया। क्रोटोल्यूरिया जेंसिया के बच्चों सबसे सन हेम्प इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको सनई। तो सनई जो है वो हरी खाद बनाने के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। हरी खाद क्या होती है बच्चों, हरी खाद मतलब ऐसे पौधे जो क्या करते हैं बच्चों, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। इस हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। क्या बोलते हैं हम इसे, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। ऐसे पौधे जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं अपनी काय में बच्चों, जो पौधे रहते हैं उनकी कई कई गांठों में क्या पाए जाते हैं बच्चों, बहुत सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो कि वायुमंडलीय, जो क्या करते हैं बच्चों, एटमॉस्फेयर में या वायुमंडल में जो आपका नाइट्रोजन है उसको क्या कर देते हैं बच्चों, पौधे के लिए उपयोगी जिस फॉर्म में या जिस अवस्था में पौधा नाइट्रोजन के लिए नाइट्रोजन को लेता है, उस फॉर्म में क्या करते हैं बच्चों, ये कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब ये जो बैक्टीरिया रहते हैं, ये वायुमंडल में उपस्थित अपना जो नाइट्रोजन है N2 फॉर्म में जो पाया जाता है, वायुमंडल में किस फॉर्म में पाया जाता है बच्चों, N2 फॉर्म में पाया जाता है। लेकिन पौधे जो है बच्चों नाइट्रोजन को इस फॉर्म में नहीं लेते हैं, उनके लिए कौन सा फॉर्म चाहिए है, या तो NO3 या NH पॉजिटिव, ये वाले अमोनिया अमोनिकल या नाइट्रेट फॉर्म पौधे क्या करते हैं, जरूरी है नाइट्रोजन को अपने अंदर लेने के लिए। तो ये जो बैक्टीरिया है बच्चों, ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, इसकी जो गांठ है बच्चों, ये जो पौधे की गांठ है उसमें क्या करेंगे, ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को इस फॉर्म में क्या करेंगे, ये कन्वर्ट कर देंगे। तो ऐसे पौधे हम खेत में उगाएंगे। फिर क्या करेंगे बच्चों, जब ये पौधा बड़ा हो जाएगा तो उसको हम वापस से क्या करेंगे बच्चों, खेत में गाड़ देंगे। गाड़ने से क्या होगा बच्चों, ये जो नाइट्रोजन बना था ये उसी खेत में रह जाएगा, उस खेत में रह जाएगा। तो फिर हम इसमें क्या करेंगे बच्चों, दूसरी फसलें उगाएंगे, तो उन फसलों को ये क्या हो जाएगा बच्चों, नाइट्रोजन है वो उपलब्ध हो जाएगा। इस संबंध में अगर हम देखें तो सबसे अच्छी जो फसल है वो कौन सी मानी जाती है, हमारी सनई। कौन सी मानी जाती है बच्चों, सनई। अब हम अगर नेक्स्ट बात करें तो हमारा आ जाता है बच्चों कि ग्रीन मैन्योर क्रॉप क्या होती है। अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा देखें तो ग्रीन मैन्योर क्रॉप के बारे में हम पढ़ लेते हैं बच्चों। तो ग्रीन मैन्योर क्रॉप क्या है, तो ग्रीन मैन्योर ये है बच्चों कि ग्रीन अनडिकम्पोज मटेरियल यूज। अनडिकम्पोज मतलब क्या है बच्चों, जो अभी सड़ा नहीं है। डिकम्पोजिशन मतलब क्या होता है बच्चों, अपघटित। जो कैसा पदार्थ है अभी, अविघटित। अविघटित मतलब क्या है, जिसमें अभी कोई भी जैविक चीजों ने या जो जो सूक्ष्म जीव है उन्होंने आपको क्या नहीं है, जिसको सड़ाया नहीं है, जिसको अभी सड़ाया नहीं है। मान लीजिए पौधा अभी जीवित है, पौधा अच्छे से फल फूल रहा है, तो वो कैसा है बच्चों, अभी वो कैसा है, अनडिकम्पोज्ड है। और जब ये मृदा में मिलेगा, इसके ऊपर सूक्ष्म जीव खाएंगे, बैक्टीरिया वायरसेस फंजाई क्या करेंगे बच्चों, इसको खाएंगे तो उसको क्या करेंगे, सड़ा देंगे। सड़ा देंगे तो वो किस फॉर्म में जाएगा, आपकी डिकम्पोज। कौन सी बच्चों, डिकम्पोज। ये अभी कैसा है आपका, अविघटित। और फिर कौन सी फॉर्म में जाएगा बच्चों, विघटित फॉर्म में जाएगा। विघटित मतलब इसका अपघटन या इसका विघटन क्या हो चुका है, हो चुका है।
समझ में आया? तो ग्रीन अनडिकम्पोज मतलब अभी सड़ा गड़ा ऐसा जो मटेरियल है वो अभी कैसा सड़ा गड़ा नहीं है। तो ग्रीन मतलब हरा कलर का अनडिकम्पोज मटेरियल जिसको हम काय में उपयोग करते हैं, मैन्योर या खाद के रूप में उपयोग करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, ग्रीन मैन्योर कहते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि पौधे को हमने उगाया और जब पौधा क्या होगा बच्चों, नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देगा, तो अभी वो सड़ा हुआ नहीं है, वो पौधा क्या है बच्चों, जीवित पौधा है। उसको हम क्या करेंगे बच्चों, उसको अगर हम उपयोग करेंगे खाद बनाने के लिए और उससे जो खाद बनेगी उससे हम बोलते हैं क्या बच्चों, ग्रीन मैन्योर क्रॉप। अब ये जो विधि है ये हम दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो क्या है, बाय द ग्रोइंग ऑफ ग्रीन मैन्योर क्रॉप, या तो हम क्या करें किसी खेत में हरी फसल को उगा लें और जब वो फसल जो है पर्याप्त मात्रा में वो बड़ी हो जाए तो उसको हम क्या करें उसी खेत में मिला दें। उस खेत में अगर हम उस फसल को मिलाएंगे तो उससे होगा क्या कि जो उस फसल ने नाइट्रोजन बनाया था वो नाइट्रोजन उसी मृदा में मिल जाएगा और उस मृदा में अगर आप अगले जो पौधे उगाएंगे वो पौधे क्या कर सकते हैं बच्चों, उस नाइट्रोजन को उस मृदा से ले सकते हैं। पहली विधि तो ये हो गई। दूसरी विधि क्या है बच्चों, बाय कलेक्टिंग द ग्रीन लीव्स अलोंग विद द ट्विंग्स फ्रॉम द प्लांट्स ग्रो इन द वेस्टलैंड फील्ड एंड द बाउंड एंड द फॉरेस्ट। दूसरी विधि ये है कि बच्चों क्या करें आप, कोई भी पौधा जो बाहर लग रहा है खेत से, उसकी हमने क्या किया बच्चों, पत्तियों को या उसकी टहनियों को तोड़ा, हरी कलर की जो रहती हैं, और उसको तोड़ के लेके हमने क्या किया बच्चों, खेत में लाके और खेत में मिला दिया। मतलब हम इसको बाहर से लेके आए हैं, इसको क्या करते हैं हम बाहर से लेके आते हैं। तो अगर हम बाहर से लेके आते हैं बच्चों तो उस विधि को हम बोलते हैं XC2। क्या बोलते हैं बच्चों, XC2। क्या बोलते हैं हम, XC2। और अगर अंदर ही अंदर खेत में हमने वहीं उगाया और वहीं पे गाड़ दिया तो उससे हम क्या बोलते हैं बच्चों, InC2। और एक होता है हमारा XC2। X मतलब क्या होता है बच्चों, बाहर से, इन मतलब वहीं के वहीं। तो अगर हमने उसी खेत में पौधे उगाए और वापस से हमने उसी खेत की मृदा में क्या वहीं को वहीं गाड़ दिए और उसी मृदा में मिला दिए तो उस विधि को हम क्या बोलते हैं बच्चों, InC2 विधि बोलते हैं। और अगर हम बाहर से पौधा या पत्तियां, जैसे इसमें हम दूसरी वाली विधि पढ़ी कि हम इसमें क्या करते हैं, अगर हम हिंदी में देखें कि बंजर भूमि में और खेतों की मेड़ों पे और जंगल में उगाए जा रहे पौधे जिनमें क्या है बच्चों हरी पत्तियां हैं, उनको हम इकट्ठा करके और ला के खेत में क्या करते हैं अपनी गाड़ देते हैं। तो वो बाहर से लेके आए हैं हम, बाहर से कहीं से लेके अपने खेत में डाल दिया है, तो वो विधि कौन सी हो जाएगी आपकी, XC2 विधि हो जाएगी। और अगर हम पहला पॉइंट इसका देखें तो पहला पॉइंट क्या है बच्चों, हरी खाद वाली फसलों को उगाने से, मतलब आपने हरी खाद वाली फसलों को खेत में उगाया और वहीं क्यों उनको गाड़ दिया, तो वो विधि कौन सी होगी बच्चों, आपका InC2 विधि होगी। समझ में आया? तो आगे हम अगर इसमें देखें क्या है बच्चों की हरी खाद खेतों में, आगे अगर हम इसमें देखें तो आगे क्या जाता है बच्चों हमारा, हरी खाद खेतों में उगने वाली पौधों में होती है। हरी खाद खेतों में उगने वाले पौधों में होती है जो आमतौर पर फलियों परिवार से संबंधित होती है और पर्याप्त वृद्धि के वाले मिट्टियों से मिल जाती है। हरी खाद के लिए उगाए जाने वाले पौधों को हरी खाद वाली फसलें कहा जाता है। तो इसमें क्या है बच्चों की हरी खाद के लिए हमको ऐसे पौधे उपयोग करना है जिनकी गांठों में क्या हो बच्चों, वो बैक्टीरिया पाया जाए। जो मैंने अभी आपको बैक्टीरिया बताया था, ऐसे हम पौधे लेंगे जिनकी गांठों में उस प्रकार का बैक्टीरिया पाया जाए जो क्या करे बच्चों, ऊपर वाले नाइट्रोजन को या वायुमंडलीय नाइट्रोजन को फसलों के लिए जो प्राप्त या वो अवेलेबल फॉर्म में, जो उपलब्ध अवस्था में पाए जाने वाली जो नाइट्रोजन है उस फॉर्म में क्या हो, कन्वर्ट कर दे। उन्हीं फसलों को हम वहां पे लगाएंगे तभी हमको क्या होगा बच्चों, फायदा होगा। तो ऐसे जो पौधे हैं वो किस फैमिली में पाए जाते हैं बच्चों, वो लेग्यूमिनी, या जैसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, फली वाली जो फली वाली जो फैमिली है उसमें जो प्लांट आते हैं, उन प्लांटों को हम क्या करेंगे, इसमें फली जो परिवार है उसमें हमारे लेग्यूम, जैसे अपनी जो दालें वाली फसलें हो गई, जो फलियों वाली फसलें हो गई, जैसे आपका ढैंचा हो गया, आपका सनी हो गया, ये क्या करते हैं बच्चों, ये क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने का काम करते हैं। तो इन्हीं फसलों को हम क्या करते हैं बच्चों, ग्रीन मैन्योर क्रॉप बनाने के लिए लिया जाता है। इसलिए हम इन फसलों को क्या बोलते हैं बच्चों, इनको हम बोलते हैं ग्रीन मैन्योर क्रॉप, या हम हिंदी में क्या बोलते हैं इन्हें, हम बोलते हैं बच्चों हरी खाद वाली फसलें इनको कहा जाता है। अगर हम ये बात करें बच्चों की कौन कौन सी फसलें हैं जो आपके इस काम में उपयोगी ली जा सकती हैं, तो वो बच्चों वो कौन सी हैं, वो एक हो गई आपकी सनहेम, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, सनई बोलते हैं। दूसरा हो गया आपका ढैंचा, दूसरा क्या हो गया बच्चों आपका ढैंचा। तीसरा हो गया आपका कौन सा, पिलीपेसरा। चौथा हो गया हमारा कौन सा बच्चों, क्लस्टर बीना। कौन सा हो गया अपना, क्लस्टर जो बीन होती है आपकी, जो जिसे हम फली बोलते हैं, चौलाई फली वगैरह बोलते हैं वो। उसके बाद हो गया आपका ससवानिया रोस्टाटा, ये भी क्या है बच्चों आपका ढैंचा। ये कुछ ऐसी फसलें हैं जो क्या करती हैं बच्चों, अपनी जड़ों की गांठों में नाइट्रोजन बनाने का काम करती हैं। तो इन फसलों को हमको क्या करना है, हरी खाद के लिए लेना है। आपको समझ में आया? जिनमें से अगर हम सबसे अच्छी बात करें तो सबसे अच्छी फसल कौन सी हो जाती है आपकी, सनहेम। कौन सी हो जाती है बच्चों, सनहेम इस मामले में सबसे अच्छी फसल मानी जाती है। तो ये जो आपका जो क्वेश्चन था बच्चों, ये जो हमने आपका क्वेश्चन देखा कि हरी खाद बनाने के लिए कौन सी फसल सबसे अच्छी मानी जाती है, तो उसका आंसर क्या होना है बच्चों, ये उसका आंसर हो जाना है। अब हमारा नेक्स्ट चलें तो ये देखो बच्चों कुछ फसलें हैं जिनकी फोटो आप देख लीजिए। सबसे पहले आता है बच्चों अपना ये सनई, जिसमें क्या है इस तरीके से पीले पौधे, ये जो पीले पीले कलर के जो फूल होते हैं जिसका बोटेनिकल नेम होता है बच्चों अपना
क्रोटोलूरिया जेंसिया। दूसरी अगर हम बात करें बच्चों गौरफली, गौरफली के जो क्लस्टर बीन हम इनको क्या हिंदी में बोलते हैं। उसके बाद आ गया अपना काउपी, जिसे अपन क्या बोलते हैं बच्चों लोबिया बोलते हैं। ये देखा होगा आपने, लोबिया की फली की सब्जी बना के भी हम क्या उपयोग करते हैं। तीसरा हो गया अपना क्या बच्चा ढैंचा। ढैंचा दो प्रकार का होता है, एक होता है अपना सस्वानिया एकुलाटा और एक हो जाता है अपना सस्वानिया रोस्टाटा। दो प्रकार का ढैंचा होता है, एक हो जाता है क्या अपना सस्वानिया एकुलाटा और एक हो जाता है आपका सस्वानिया रोस्टाटा। तो सस्वानिया रोस्टाटा है बच्चों, इस ढेंचे ढेंचा के दो प्रकार हो गए। ढेंचा जो है बच्चों, जिसे इंग्लिश में भी हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में भी हम जिसे ढेंचा बोलते हैं, इनके बच्चों दो प्रकार हो गए। एक तो आपका ये वाला जिसे आप बोलते हो क्या बच्चा सस्वानिया रोस्ट्राटा, सस्वानिया रोस्ट्राटा, और एक हो गया आपका ये जिसका नाम क्या बच्चों सस्वानिया एकुलाटा। तो बच्चों इसमें से जो ये वाला जो है सस्वानिया रोस्ट्राटा, ये क्या करता है बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये फली वाली फसलें क्या करती हैं, अपनी जड़ों में क्या बनाती हैं बच्चों, गांठें बनाती हैं, और इन गांठों में क्या होता है बैक्टीरिया पाया जाता है, जो नाइट्रोजन को क्या होता है बच्चों पौधों को, जो जिस फॉर्म में पौधे लेते हैं उस फॉर्म में क्या होता है बच्चों परिवर्तित कर देता है। तो ये सारे पौधे सब में इसमें होता है, बट एक ये ऐसा पौधा है जिनके जो नोड्यूल है बच्चों, ये जो गांठ है वो कहाँ बनती हैं, वो उसके तने में बनती हैं। सारी फसलों में कहाँ बनती हैं बच्चों, जड़े में बनती हैं, बट एक ही एक ऐसा पौधा है जिसकी ये जो गांठ है वो कहाँ बनती है, इस प्रकार से तने में बनती है। वो कौन सा है आपका सस्वानिया रोस्ट्राटा। ये देखिए ये जो ढेंचा है ये कैसा बच्चों स्टेम नोड्यूलेटिंग है। स्टेम मतलब तना, नोड्यूलेटिंग मतलब होता है बच्चों गांठ है, तो इसकी जो गांठें होंगी वो कहाँ बनेगी, तने में बनेगी, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं बच्चों, ये हो गई आपकी गांठ है। इसकी जो तना, इसकी जो गांठ है वो कहाँ बनेगी आपकी तने में बनेगी। ये ग्रीन मैन्योर क्रॉप के रूप में उपयोगी होता है। इससे फायदा क्या है बच्चों ग्रीन मैन्योर से, एक तो ये है कि आपकी ये इम्प्रूव द फिजिकल स्ट्रक्चर, मतलब होगा क्या, इस प्रकार से अगर आप फसलों को क्या करेंगे पौधे में मिला दोगे तो पौधे सॉरी, अगर फसलों को आप क्या करोगे बच्चों सॉइल में या मृदा में मिला दोगे तो वो फसलें जो हैं या जो आपका मटेरियल है वो क्या करेगी, मृदा को इस तरीके से कस के पकड़ के रखेगा, जिससे क्या होगा पानी से मृदा का कटाव या हवा से मृदा का कटाव या फिर उसकी जो भौतिक अवस्था है या उसका जो स्ट्रक्चर है या उसकी जो संरचना है वो क्या होगी बच्चों सुधर जाएगी। दूसरा क्या बच्चों वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी क्या होगी बच्चों बढ़ जाएगी। वाटर होल्डिंग मतलब क्या होगा कि उसमें क्या है बच्चों, अगर आपका सिर्फ ठोस ठोस पदार्थ मृदा में रहेगा, अगर आपका मृदा में सिर्फ ठोस ठोस पदार्थ अकेला रहेगा तो उसमें पानी की और जो आपकी हवा की जो जगह है वो क्या हो जाएगी बच्चों कम जाएगी, क्योंकि सारी जो जगह है बच्चों वो क्या हो जाएगा, जो ठोस आपका पदार्थ है वो घेर लेगा। वहीं अगर हम बात करें कि ठोस पदार्थ अगर उसमें से कम हो जाते हैं तो जो खाली भाग जो बचेगा उसमें क्या होगा बच्चों पानी भरने की जगह ज्यादा हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर आप पत्तियों को या इस फसलों को मिला दोगे तो बच्चों पत्तियां ये जो क्या है बच्चों नम्र है या ठोस नहीं है, ठोस नहीं है, तो ये होगा क्या कि वो हमको वाटर होल्डिंग जो पानी की भंडारण क्षमता है वो क्या होगी यहाँ से बढ़ जाएगी। तीसरा क्या है बच्चों हमारा कि जो इरिगेशन सॉरी अपना जो सॉइल लॉस है या मृदा का जो क्षरण है वो भी अपना क्या होगा, मृदा का क्षरण क्या होगा बच्चों कम जाएगा। कैसे कम जाएगा, वही मैंने आपको बताया था कि पौधे को अगर आप इसमें मिक्स कर दोगे सॉइल में तो वो क्या होगा मिट्टी के कणों को आपस में पकड़ लेगा, पकड़ लेंगे तो उससे क्या होगा बच्चों मृदा का जो कटाव है वो आपका क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें बच्चों तो अगले आपका क्वेश्चन आ जाता है, एक हो जाता है आपका ग्रीन लीफ मैन्योर। एक क्या हो जाता है बच्चों आपका ग्रीन लीफ मैन्योर, ये क्या होता है, तो ग्रीन अभी हमने क्या पढ़ा बच्चों ग्रीन मैन्योर, अभी हमने क्या पढ़ा ग्रीन मैन्योर। अब हम देखते हैं बच्चों ग्रीन लीफ मैन्योर। तो ग्रीन लीफ मैन्योर की बात करें बच्चों तो ग्रीन लीफ क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ ग्रीन लीव्स और ट्विंग्स ऑफ द ट्री श्रब्स एंड हर्ब्स कलेक्टेड फ्रॉम एल्सवेयर इज नोन एज ग्रीन मैन्योरिंग। मतलब हुआ क्या इसमें हमने कहीं से भी किसी भी पौधे की पत्तियों को और किसको बच्चों टहनियों को, किसको पेड़ या झाड़ियों की या जड़ी बूटियों की हरी पत्तियों को और टहनियों को हमने एक जगह से लिया और उनको काय के लिए उपयोग कर लिया बच्चों, खाद बनाने के लिए उपयोग कर लिया, किसको पत्तियों को हरी पत्तियों को, तो उनसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, उनसे हम बोलते हैं ग्रीन लीफ मैन्योर। फॉरेस्ट के जो जंगलों में बच्चों जो बड़े बड़े पौधे होते हैं उनको उनकी पत्तियों को हम क्या करते हैं इकट्ठा करते हैं और उनसे हम क्या करते हैं बच्चों मैन्योर बना देते हैं, तो वो क्या कहलाएगी अपनी ग्रीन लीफ मैन्योर। मेन सोर्स क्या होते हैं बच्चों उसके, जो जंगल के पौधे होते हैं या वन वृक्षों की जो पत्तियां हरी खाद का वो क्या होती है बच्चों मुख्य स्रोत होती हैं। बंजर भूमियां खेत की मेड़ों आदि पे उगने वाले पौधे हरी खाद पत्तियों का अन्य स्रोत होते हैं। हरी पत्तियों की खाद के लिए उपयोगी पौधे की जो महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं वो आपका कौन कौन सी आदि बच्चे, नीम का पौधा हो गया, महुआ का पौधा हो गया, जंगली नीम हो गया, उसके बाद क्या हो गया बच्चों ग्लिडेरिया हो गया, करंज का जो आपका करंजी का पौधा हो गया, सुबह बबूल का पौधा हो गया। ये कुछ ऐसे पौधे हैं बच्चों जो आपका क्या काय के लिए उपयोग होते हैं, जो आपका उपयोग होते हैं ग्रीन लीफ मैन्योर में। क्यों, क्योंकि इनकी जो पत्तियां होती हैं बच्चों वो उसमें भी क्या है बहुत अत्यधिक मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसलिए हम उनको क्या करते हैं बच्चों, इसलिए हम इनका उपयोग खाद बनाने के लिए कर सकते हैं। ये देखिए बच्चों आगे अगर हम चलें तो इनकी हम मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ। ये है आपकी कुछ
जैसे अगर हम बात करें, ये है आपका अमलतास, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, अकेसिया फिस्टुला। ये है आपका करंज बच्चों, करंज का पौधा है ये, है ना, पोंगेनिया ग्लेवेरिया। उसके बाद ये है आपका नीम बच्चों, ये आपका गुलमोहर और गुलमोहर के दोनों दो प्रजातियां होती है ना। एक आपका ये पीला गुलमोहर हो गया और ये हमारा लाल गुलमोहर हो गया बच्चों। उसके बाद आपका सुबह बबूल, जिसे अपन क्या बोलते हैं बच्चों, ड्यूसिफेना। और उसके बाद एक हो गया आपका बच्चों नीम का पौधा। ये आपने मैंने आपको नीम का पौधा बता ही दिया है। तो ये कुछ इस तरीके से पौधे हैं। इनकी पत्तियों को क्या करते हैं बच्चों, हम एकत्रित करते हैं सभी पौधों की पत्तियों को और इनकी टहनियाँ को। ये जो देखो आपको छोटी छोटी टहनियाँ दिख रही हैं और ये आपको क्या है बच्चों, पत्तियां दिख रही हैं इनकी, और ये फलियां। इनको हम क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं और खेत में जाके इनको हम खाद बनाने के लिए उपयोग कर लेते हैं। तो वो क्या कहलाता है बच्चों, आपको ग्रीन लीफ क्रॉप। समझ में आया बच्चों। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट अपन आ जाता है ग्रीन लीफ मैन्योर। भी क्या करती है ग्रीन लीफ मैन्योर जो है आपकी, ग्रीन मैन्योरिंग क्या करती है, एक तो इंप्रूव कर देती है सॉइल स्ट्रक्चर को, इंक्रीज कर देती है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। मतलब होता क्या है कि सॉइल स्ट्रक्चर मतलब जो मृदा की संरचना है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये क्या करती है बच्चों, मृदा के कणों को आपस में पकड़ के रखते हैं। और अगर आपस में ये पकड़ के रखेंगे तो उससे क्या होगा बच्चों, मृदा का जो क्षरण है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। और जो इससे पौधा के जो क्या है बच्चों संरचना है वो अच्छी बनी रहेगी। सॉइल का लॉस क्या हो जाता है बच्चों, कम हो जाता है। जो ऑफ सीजन जो है ना बच्चों, जहां आप फसलें नहीं ले रहे हो, मान लीजिए जिस जिस सीजन में आपने अपने खेत को खाली छोड़ना है, जिस सीजन में आपको अपने खेत में फसलें नहीं लगानी है, उस सीजन में क्या कर सकते हो बच्चों, आप इस प्रकार की फसलें लगा सकते हो, जिससे आपके दो फायदे हो गए। एक तो आपके बाद में वो क्या होंगी बच्चों, मैन्योर या आपकी खाद बनाने के लिए उपयोगी होंगी। और दूसरा फायदा ये हो गया कि बच्चों जो खरपतवार, अगर खाली जमी रहेगी आपकी, खाली जमीन या खाली खेत पड़ा रहेगा, बंजर भूमि पड़ी रहेगी, तो उसमें खरपतवार क्या है बच्चों, अत्यधिक मात्रा में उग सकते हैं। परंतु अगर आपकी जमीन भरी है किसी अन्य पौधों से, तो वहां पे खरपतवार रुकने का या उगने का जो है वो क्या होगा बच्चों, जो वो चांस है वो कम जाता है। ग्रीन मैन्योरिंग हेल्प इन द रिकग्निशन ऑफ एल्कलाइन सॉइल। क्या होगा बच्चों, बहुत सारे जो एल्कलाइन सॉइल क्या होते हैं, जैसे हमको बोलते हैं बच्चों लवणीय मृदाएं। लवणीय क्या बोलते हैं इन्हें हम, क्षारीय मृदाएं या लवणीय क्षारीय मृदाएं जो आपकी होती हैं, उनमें क्या होते हैं बच्चों, जो आपके सॉल्ट होते हैं वो भूमि के ऊपर जम जाते हैं। और अगर वो सॉल्ट जो रहेंगे वो भूमि के ऊपर जमेंगे, वो कैसे जमते हैं, अगर आपकी मृदा क्या हो बच्चों, खाली पड़ी है, तो उसमें बहुत अत्यधिक क्या होता है बच्चों, उसमें होता है इवेपोरेशन, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, बाष्पीकरण। क्या बोलते हैं उसे हम, बाष्पीकरण। तो बाष्पीकरण होगा तो नीचे का जो पानी है वो ऊपर आएगा। ऊपर आएगा तो बच्चों पानी में बहुत सारी चीजें मिली होती हैं, वो पानी तो ऊपर उड़ जाएगा, बट जो बहुत सारी चीजें वो जमीन पे या उसकी सतह पे छोड़ जाएगा। उस सतह पे अगर छोड़ के जाएगा तो उधर क्या है बच्चों, जो ऊपर की नीचे की जो चीजें थी वो ऊपर आ गई हैं, जो काय का काम करती है बच्चों, लवण का काम करती है। लवण का काम करती है मतलब सॉइल को क्या है बेटा, नमकीन या फिर लवणीय बना देती है, जिससे बहुत सारे पौधे हैं वो उधर नहीं उग पाते हैं। अगर क्या होगा, अगर तुम इस प्रकार से फसल को या अपने खेत को इस प्रकार की फसलों से ढक दोगे, तो ढकोगे तो क्या होगा बच्चों, पानी की जो डायरेक्ट सनलाइट है या डायरेक्ट धूप है वो आपकी सॉइल पे नहीं पड़ेगी। और अगर डायरेक्ट धूप आपकी मृदा पे नहीं पड़ेगी तो उससे होगा क्या कि जो आपका बाष्पीकरण की विधि है वो, या जो बाष्पीकरण की प्रक्रिया है वो कम होगी, और जिससे कि आपका पानी बहुत कम मात्रा में ऊपर लॉस होगा। और अगर लॉस पानी कम होगा तो उसमें जो लवण थे, वो जो भी आपके लवण या उसमें जो भी तत्व घुले हुए थे वो आपके सॉइल सरफेस पे आने से रुक जाएंगे। रूट नोड नेमाटोड कैन बी कंट्रोल बाय द ग्रीन मैन्योर। रूट नोड जड़ गांठ सूक्ष्मजीवी हैं बच्चों, वो क्या है, उसको हम कंट्रोल करा जा सकता है, जो क्या है अपनी फसलों को खराब करता है। ये क्या करता है, खाली सीजन में मृदा में अपना घर बनाता है, और जब आप इसमें फसलें लगाते हो सॉइल में, तो वो जो आपकी फसलें उनकी गांठों में, जड़ों में गांठ बना के उनको क्या कर देता है बच्चों, खा जाता है। तो अगर ये वाले इस प्रकार की फसलें लगी रहेंगी तो ये जो रूट नेट नोमेटोड है, या कौन सा है बच्चों, ये सूक्ष्म जो सूक्ष्म जो कृमि है, इसका प्रकोप भी क्या होगा, खेतों पे कम रहेगा, जिससे कि हम फसल अच्छे से उगा सकते हैं। अब अगर बच्चों हम आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं, अब आ जाते हैं बच्चों अपने रिक्त स्थान। क्या जाते हैं बच्चों अपने रिक्त स्थान। तो पहला वाला जो रिक्त स्थान है बच्चों, उसमें क्या है कि गोबर की खाद में तथा फास्फोरस पोटास होता है। गोबर की खाद में बच्चों कितना फास्फोरस कितना पोटास होता है, जिसमें गोबर की खाद में बच्चों को क्या मिलता है, नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास मिलता है। तो हमको बताना है बच्चों कितना फास्फोरस और कितना पोटास होता है। इसका आंसर बच्चों ये है कि गोबर की खाद में 0.5, 0.25 और 0.5% क्या होता है बच्चों, नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास होता है। ये आपको मात्रा याद रखनी है। ये क्या रखनी है बच्चों, आपको मात्रा याद रखनी है, गोबर की खाद में कितना क्या होता है। समझ में आया बच्चों। अगर इसका मतलब क्या हुआ कि आप अगर गोबर की खाद डालोगे तो उससे आपको खेत में, उससे आपके पौधों को कितनी नाइट्रोजन फास्फोरस या पोटास उपलब्ध होगा, तो वो क्या है बच्चों, इतना आपको क्या होगा, आपको प्राप्त होगा। अगर हम बात करें फास्फोरस की और पोटास की, तो वो कितना जाता है बच्चों अपना 0.25 और 0.5।
इंग्लिश में अगर हम बात करें तो काउ डंक मैन्योर जो है वो कंटेन कितना फॉस्फोरस और पोटासियम में कितना पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वो है बच्चों अपना कि गोबर की खाद में भूमि की जल धारण जो क्षमता है वो कैसी होती है। अभी हमने बात की थी कि गोबर की खाद हो या कोई और प्रकार की भी खाद हो, उससे क्या होती है बच्चों, जो भूमि की जल धारण क्षमता होती है, जैसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, वो क्या हो जाती है बच्चों, बढ़ जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भूमि की जो जल धारण क्षमता है वो बढ़ जाएगी। कंपोजिट बनाने की नहीं होती है, अच्छा, देयर इज अ नो नीड टू मेक द कंपोस्ट, द मेथड रिक्वायर्ड टर्निंग ऑफ कंपोस्ट। इसमें कौन सी है बच्चों, ऐसी मेथड जिसमें कंपोस्ट को हमको क्या है बच्चों, टर्न करने की, उसको पलटाने की जरूरत नहीं होती है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, उसे हम बोलते हैं मायादास कंपोजिंग मेथड। ये मेथड मैं अभी आपको आगे बताऊंगा जब इसका शॉर्ट या आपका दीर्घ उत्तीर्ण प्रश्न जब आएगा तो वहां हम इसको पढ़ेंगे। अगला क्या है बच्चों, कंपोस्ट बनाने के लिए एडको विधि का आविष्कार कहाँ हुआ। तो ये कहाँ हुआ बच्चों, इंग्लैंड में हुआ। दो प्रकार के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इंग्लैंड में बच्चों क्या किया, ये एडको, कंपोस्ट बनाने की बहुत सारी विधियां हैं, कंपोस्ट बनाने की बहुत सारी विधियां, उनको हम पढ़ेंगे। तो कंपोस्ट उनमें से बच्चों एक विधि है आपकी कौन सी, एडको। इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम इसे, एडको, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कंपनी जो है ऑफ इंग्लैंड की, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कंपनी जो है वो कौन सी, इंग्लैंड की है। उसने इस विधि को क्या किया बच्चों, डेवलप किया हुआ है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि जो एडको मेथड है वो कहाँ इन्वेंटेड हुई, कौन सी मेथड बच्चों, एडको जो मेथड है आपकी, वो मेथड है काय की बनाने के लिए, कंपोस्ट, कंपोस्ट बनाने की जो एडको मेथड है वो आपकी कहाँ विकसित की गई, तो वो कहाँ होगी बच्चों, आपकी इंग्लैंड में ये विकसित की। ये देख लिए बच्चों हमने इसका क्या, एक हमने देखा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, और दूसरा हमने देख लिया बच्चों इसके फिल इन द ब्लैंक, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, रिक्त स्थान। अब हम आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट अपना आता है बच्चों सत्य असत्य। अब आपको बताना है, देखते हैं बच्चों, ये जो मैंने आपको समझाया उसमें से ये क्वेश्चंस हैं, अब आपको बताना है कि आप कितने आंसर दे पाते हो। पहला क्वेश्चन बच्चों अपना ये आता है कि जो मैन्योर इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द सॉइल, कि जो मैन्योर है या खाद है वो भूमि में लाभदायक जीवाणुओं की सक्रियता में वृद्धि करता है या नहीं करता है। इसको हमको सत्य बोलना है या फिर असत्य बताना है बच्चों। दूसरा अपना आया कि गोबर की खाद से भूमि में भुरभुरापन आता है जिससे मृदा की भौतिक गुणों में सुधार होता है। आपको ये भी कमेंट करके बताना है कि ये सत्य है या फिर असत्य है। तीसरा बच्चों हम पढ़े कि गड्ढे में खाद तैयार करने के लिए जो गड्ढे का आकार है वो 3x2x1 का रखा जाता है, मीटर क्यूब का रखा जाता है, ये सही है या फिर गलत है। चौथा अगर मैं बात करूं तो गड्ढे में गोबर की खाद बनाने के लिए गड्ढों पे फर्श क्या होना चाहिए बच्चों, कच्चा होना चाहिए। गड्ढे में मान लीजिए अगर गड्ढे आपने इस जमीन में इस तरीके से गड्ढा खोदा है और इधर गोबर की खाद आप भर रहे हो, तो इसका जो फर्श है उसको हमको पक्का रखना है, मतलब सीमेंटेड रखना है या फिर कच्चा छोड़ देना है। तो इसमें से आपको बताना है बच्चों कि कौन कौन से आपके उत्तर हैं जो कि सत्य की कैटेगरी में आते हैं और कौन कौन से वो हैं जो आपके असत्य हैं। अगर हम इसकी क्वेश्चन की या इसके आंसर की बात करें बच्चों, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो क्या है अपना कि जो खाद बनाने के लिए लाभदायक जीवाणुओं की सक्रियता बढ़ जाती है, तो ये बच्चों आपका सत्य है। लाभदायक जीवाणु क्या है बच्चों, क्योंकि उनके लिए क्या भोजन की व्यवस्था हो जाती है, जो क्या कर सकते हैं उस पे, जो खाद है आप उस पे खा सकते हैं और वो क्या कर सकते हैं बच्चों, वहां से उनको कार्बन मिल सकता है। दूसरी क्या है बच्चों, गोबर की खाद में भूमि में भुरभुरापन आ जाता है जिससे क्या बच्चों उसके भौतिक गुणों में सुधार हो जाता है। तो ये मैंने आपको बता दिया था क्या हो कि बच्चों की अगर सॉलिड या ठोस पदार्थ ज्यादा रहेंगे तो भुरभुरा कम जो भुरभुरापन है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन अगर हम क्या करते हैं बच्चों, गोबर की खाद या फिर मैन्योर वगैरह मिला देते हैं जिससे मृदा में क्या जाता है, भुरभुरापन आ जाता है। और भुरभुरी मृदा खेती करने के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। इसी के लिए क्या करते हैं बच्चों, हम मृदा को भुरभुरा बनाने के लिए हम उसमें क्या करते हैं बच्चों, भू परिष्करण। भू परिष्करण क्यों करते हैं, ताकि मृदा को क्या हो सके बच्चों, भुरभुरा बनाया जा सके। अगर भुरभुरी भूमि रहेगी तो उसमें क्या होगी बच्चों, जड़ है वो अच्छे से आसानी से अंदर जा सकती है, जो हवा है आपका जो पानी है वो अच्छे से मृदा में जा सकता है, तो बहुत अच्छा माना जाता है। काय के लिए, आपके पौधे उगाने के लिए जो अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट जो हम बात करें बच्चों, नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट हमारा आता है कि गड्ढे में खाद तैयार करने के लिए गड्ढों का कितना आकार उत्तम माना जाता है, कि अगर आपको गड्ढे में खाद बनानी है तो उसके लिए उसका आकार कितना होना चाहिए। तो ये जो आपका 3x2x1 जो मीटर क्यूब लिखा हुआ है ये आपका सही है। चौथी अगर हम बात करें कि खड्डे में गोबर खाद बनाने के लिए गड्ढे को क्या करना है बच्चों, गड्ढे को फर्श कच्चा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। फॉर द मेकिंग ऑफ काउ डंग द मैन्योर इन द पिट द फ्लोर ऑफ द पिट सो बी रॉ, तो रॉ नहीं बच्चों, हमको क्या करना है, उसको पक्का करना है। पक्का अगर आपको कच्चा करोगे तो बच्चों बहुत सारे उसमें बीमारियां फैल सकती हैं, जो जमीन से आगे बहुत सारे कीट या बहुत सारे ऐसे जो माइक्रो सूक्ष्म जीव हैं जो उसमें लग सकते हैं, जो फिर हमारे अगर आप उसको खेत में डालोगे तो खेत में भी वो क्या कहोगे बच्चों, बीमारियां फैला देंगे। कई बार क्या होता है बच्चों, मिट्टी नीचे से सड़ सड़ के उसमें दीमक लगने लगती है। जो आपकी खाद अगर आप गड्ढे में डालते जाओगे तो नीचे कच्ची जो मृदा है उसमें दीमक पैदा होगी और दीमक क्या करेगी,
ये पूरी खाद को बर्बाद कर देगी, और इस खाद को अगर आप क्या करोगे खेत में डालोगे, तो वो क्या है बच्चों, फसलों को भी बीमारियां उत्पन्न करना चालू कर देगी। इसलिए क्या करना है हमको, इस प्रकार की जो गड्ढे हैं उनको क्या करना है बच्चों, पहले हमको उसको सीमेंटेड बना देना है, फिर उसमें हमको गोबर डालना चालू करना है, और फिर उसके बाद उसमें हमको खाद बनानी है। तो ये हमने देखे बच्चों सत्य और असत्य। जिन बच्चों ने बिना देखे अगर आंसर सही दिए थे तो वो उनकी पढ़ाई अच्छी चल रही है, और जिनने नहीं दिए हैं बच्चों, वो इसको एक बार क्या करें, इसको एक बार पढ़ लें। तो ये बच्चों हमने क्या कहाँ तक कंप्लीट कर लिया है, ये हमने सत्य और असत्य देख लिया है। अब कल हम देखते हैं बच्चों इस चैप्टर के जो सही जोड़ी जिसे हम बोलते हैं मैच द कॉलम, उसके बाद हम बच्चों देखेंगे इसमें अपना लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और आपके जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है उनके बारे में हम और चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने जो भी बैचमेट्स हैं या जो भी आपके क्लासमेट हैं या आपके जो भी ग्रुप हैं, अधिक से अधिक उसको शेयर कर सकें, ताकि सारे बच्चों की क्या हो, मदद हो सके। धन्यवाद।